नमस्कार दोस्तों। बुलंद हौसला तो मुट्ठी में और मुकाम है। मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आम है। अगर जिंदे हो तो ताकत रखो बाजू में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बह जाना तो लाशों का काम है। दोस्तों, यदि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने हौसले को बुलंद रखिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, हम जितनी वीडियो आपको आपके लिए बना रहे हैं आप उन्हें अच्छे से देखें और उन क्वेश्चंस को सोल्व करें। इसी दिशा में दोस्तों आपके सामने हम सीरीज नंबर 4 लेकर आए हैं। इसमें 3 टॉपिक हैं: परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि आप टीजीटी का पेपर उठा लें या पीजीटी का पेपर उठा लें, आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को पेपर में निश्चित मिलने वाले हैं। और यदि आपने हमारी यही वीडियो देखी तो निश्चित रूप से आप पहले से और अब में 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप पेपर में ज्यादा करके आएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम अपनी इस कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन देखकर वीडियो पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आप हमारा मेथड चेक करेंगे। आपको अपने मेथड में और हमारे मेथड में बहुत ज्यादा अंतर नजर आएगा और निश्चित रूप में आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये अप्रोच भी आपको अलग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम पेपर को आसान बनाने के लिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पॉलीगन हैज 170 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स विल इट हैव। इन्होंने कहा कि एक बहुभुज में 170 विकर्ण हैं, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। दोस्तों, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आप लोग इसमें डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि भाई विकर्णों की संख्या होती है n इंटू एन माइनस 3/2। अब आप n के स्थान पर कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि 170 देखने को मिले। अब 170, यदि आप सोचिए 170 में 17 जरूर आता है। अब 117 में अगर मैं 17 ऑप्शन ले लूं बाई चांस, तो 17 में भी 14 आएगा, 14 का मतलब 7 भी मिलेगा और यहाँ 7 इसमें है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी तो है नहीं। तो यदि मैं 20 ले लूं, तो अगर मैं 20 रख के देख रहा हूं तो 20 गुणा 20 में से 3 गए 17/2। अब 2 से भाग करूंगा 10 बार तो आंसर मिलेगा 170। तो इसलिए दोस्तों आंसर हमारा सी करेक्ट है। अब आप इस बात को समझेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ है, आप जानते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक नियम है कि यदि आप एन वस्तुओं में से आर वस्तु छाट रहे हैं तो उनके प्रकार जो होंगे वो एनसीआर होंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल। आपको ये एनसीआर एनपीआर क्या है, इनको मैं अभी थोड़ी देर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस इतना समझेंगे कि भाई विकर्ण निकालने हैं हमें। विकर्ण निकालने का मतलब है कि हमें साइड निकालना। सपोज करो एक हमारे पास चतुर्भुज है, अगर हम दो बिंदुओं को लेकर भुजा बनाएंगे तो भुजा दो बिंदुओं से ही बनेगी। जैसे इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक भुजा यहाँ बनेगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो एक भुजा यहाँ बनेगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो एक भुजा यहाँ बनेगी और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो एक भुजा यहाँ मिलने वाली है। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो एक भुजा आपको यहाँ मिलेगी और एक भुजा आपको यहाँ मिलेगी। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 6 भुजा हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स हैं। लेकिन 6 में 4 भुजाएं और 2 विकर्ण हैं। विकर्ण क्या होते हैं? किसी भी आकृति के एक सिर से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा उस आकृति का विकर्ण कहलाती है। तो अगर मैं इस 6 में से भुजाओं की संख्या हटा दूं, भुजा कितनी है? 4, तो विकर्णों की संख्या निकल कर आएगी। और दोस्तों, अगर मुझे भुजा बनाने की भुजा कितनी बनेंगी तो आप ये देखेंगे शीर्ष कितने हैं। यहाँ पर मुझे पता है 4 शीर्ष हैं। 4 शीर्ष में से अगर मैं 2 को मिला दूंगा तो भुजा निकल कर आएंगी। 4 में से अगर 2 को मिला दूंगा तो वैल्यू निकल कर आएगी 4 गुणा 3 गुणा 2, सॉरी 4 गुणा 3/2 गुणा 1, तो 2 से हमारा 2 बार, तो 3 दूनी 6 भुजा दोस्तों निकल कर आने वाली है। अब 6 भुजा में से भुजाओं की संख्या है जिनमें 4, अगर मैं 4 घटा दूं तो शेष जो साइड है वो दोस्तों हमारे विकर्ण का काम करेंगी। इसी प्रकार यदि मैं n भुजाओं वाले में निकालने की कोशिश करूं तो आप अगर देखेंगे तो दोस्तों देखिए, अगर n भुजा है और उनमें से 2 भुजा चुननी है तो nc2 होगी। टोटल जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने से बनी साइड्स nc2, और उनमें से अगर n घटा दो, n का मतलब जितनी भुजा होंगी, क्योंकि n बहुभुज है। एक बहुभुज जिसमें भुजा n है तो उसका मतलब जब भुजा n है तो बचे हुए विकर्ण होंगे। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ nc2 तो ये मिलेगा n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन, और यदि मैंने n कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा मुझे n माइनस 1/2 माइनस 1। तो दोस्तों अगर आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो n इंटू एन माइनस 3/2 देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कराए तो आप डायरेक्टली बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे n इंटू एन माइनस 3/2 और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपको ना तो ये पेपर में ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, और यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो भी आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। ये चीज समझ में नहीं आई तो भी घबराने की बात नहीं है। बस आपको पेपर में अगर लेके जाना है तो कुछ याद लेके जाना है कि अगर n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3/2 होती है। दोस्तों, इसी के बेस पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं। 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं आप इस बात को समझें। नंबर 1 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यदि n लोग गए हैं पार्टी में, n पर्सन है,
इन अ पार्टी, एक पार्टी में। अब वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, भाई एन आदमी है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मिलने वाले हाथों की संख्या कितनी होगी। इस तरीके से सपोज करो 4 व्यक्ति हैं, पहले ने दूसरे से हाथ मिलाया, 2 हाथ मिल गए, फिर पहले ने तीसरे से हाथ मिलाया, तो ये 2 हाथ काउंट नहीं होंगे, एक हाथ काउंट होगा, तो 2 पहले एक ये 3 हो गए। और यदि आप पहला व्यक्ति चौथे से हाथ मिलाएगा, एक हाथ वहां माना जाएगा। इसी प्रकार फिर दूसरा तीसरे से मिलाएगा, दूसरा चौथे से मिलाएगा, फिर तीसरा चौथे से मिलाएगा। तो यदि हाथ मिलने वाली बात आती है तो हैंड शेक की संख्या होती है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। लेकिन दोस्तों यदि एग्जामिनर आपसे कहता है कि किसी पार्टी में n व्यक्ति एक दूसरे को माला पहनाते हैं, अब सोचिए यदि मैं हाथ मिला रहा था तो मैंने पहले व्यक्ति से हाथ मिलाया, फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया, फिर मैंने तीसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया। अब जब दूसरा व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो वो मुझसे नहीं मिलाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं हार पहनाऊंगा, तो मैंने पहले व्यक्ति को हार पहनाया, दूसरे व्यक्ति को हार पहनाया, तीसरे व्यक्ति को हार पहनाया, तो सबने हार पहना दिया, लेकिन मैंने जिसको हार पहनाना वो मुझे ही पहना रहा है। अब मैं जिसको पहना रहा हूं वो मुझे भी पहना रहा है, तो हाथ मिलाने वाली संख्या में मेरा हाथ सिर्फ एक बार काउंट हुआ था। और हार पहनाने वाले व्यक्ति में जब हार पहनाने वाले क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो जितने हार मैं पहनाऊंगा उतने हार मुझे पहनाए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ डबल काउंटिंग होती है। तो हार जब अगर हारों की संख्या पूछेगा आपसे, तो आप यहाँ पर मेरे दोस्तों n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू में डबल की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू एन माइनस वन आ जाएगा हारों की संख्या या मालाओं की संख्या। यदि पूछता है कि भाई कितनी मालाएं पहनाई जाएंगी, तो आप सिंपल एन इंटू एन माइनस वन कर देंगे। कैसे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो एक पार्टी में 10 लोग हैं, भाई 10 व्यक्ति हैं, इन 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ टोटल मिलेंगे? तो आप सिंपल करेंगे 10 गुणा 9 बटे 2, तो आंसर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 9 पंजे 45 हाथ एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन यदि एग्जामिनर कह दे कि भाई ये एक दूसरे को हार पहनाते हैं, तो कितने हारों की संख्या होगी टोटल? तो सिंपल हम क्या करेंगे, 10 की गुणा 9 में कर देंगे, 10 90 हार दोस्तों टोटल बैठेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए आईपीएल में 10 टीमें खेलती है और प्रत्येक टीम से 2 मैच खेलेगी, तो कितने न्यूनतम मैच खेले जाएं कि वे सभी एक दूसरे से मैच 2 बार खेल लें? तो ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन हाथ वाला होगा या हार वाला होगा? वेरी गुड दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हाथ वाला होगा, क्योंकि मैंने जो मैच खेला है वो टीम मुझसे खेल चुकी है, तो मैच एक ही काउंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर डबल काउंटिंग नहीं होने वाली है, यहाँ सिंपली हैंड शेक वाला क्वेश्चन होगा। तो अगर आईपीएल में क्वेश्चन आता है तो आईपीएल का क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई सपोज कीजिए मेरे दोस्तों एक मैच है, एक टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में दोस्तों 10 टीमों ने हिस्सा लिया है, तो वे प्रत्येक टीम से 2 मैच खेलेगी। तो पहले ये बताइए, अगर एक मैच खेलती तो कितने मैच खेले जाते? तो 10 गुणा 9 बटे 2 मैच खेले जाते। लेकिन टीम यहाँ प्रत्येक खेल लिए 2 मैच, तो इसलिए कुल मिलाकर 90 मैच खेले जाएंगे। और यदि एग्जामिनर ये भी कह दे कि इनमें 2 सेमीफाइनल मैच होंगे और एक फाइनल मैच होगा, तो टोटल कितने मैच होंगे? तो 3 मैच और जोड़ देंगे हम। क्यों? क्योंकि 2 सेमीफाइनल मैच और एक फाइनल मैच, तो इसी प्रकार कुल टूर्नामेंट में 93 मैचेस होंगे दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन आपको और ध्यान रखने हैं कि हैंड शेक वाला क्वेश्चन, मालाओं वाला क्वेश्चन और आईपीएल में खेले जाने वाले मैचों की संख्या का क्वेश्चन। तो इस प्रकार कुल मिलाकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इस तरह के 4 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स के आधार पर, दूसरा हाथ कितने मिलाए जाएंगे, तीसरा मालाओं की संख्या कितनी पहनाई जाएगी, और चौथा आईपीएल में मैच कितने खेले जाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम। क्वेश्चन है, एवरीवन इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबॉडी एज द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। दोस्तों बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आदमी हर एक दूसरे से आदमी से हाथ मिलाता है, हाथ मिलने की कुल संख्या 66 है। तो मैंने ही बताया हाथ जो मिलते हैं n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 मिलते हैं, ये दे रखा 66। अब आप सोचिए n के स्थान पर 66 है तो 11 मिलेगा ही मिलेगा। अब 11 अगर दोस्तों यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ऑप्शन 11 और हो सकता है 12 भी हो सकता है। तो मैं सोल्व कर लूंगा, तो n इंटू एन माइनस वन बराबर आएगा 132। अब ऐसी 2 संख्या बताइए जिनमें एक का अंतर हो, गुणनफल 132 हो। तो मैं जानता हूँ 12 गुणा 11 होता है, तो n का मान दोस्तों 12 है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये सीरीज आपको हमारी बेहद पसंद आ रही होगी। यदि आपको सीरीज हमारी अच्छी लग रही है तो दोस्तों इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक बटन हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपको मैथमेटिक्स का प्रत्येक टॉपिक कि इसी रूफ के अंदर मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप एमएससी में नेट जेआरएफ की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, या आईआईटी जैम की तैयारी करें, या किसी भी मैथमेटिक्स में किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करें, ये आपका जीआईसी की तैयारी करें, सब
प्लेटफॉर्म आपको, जितने भी आप इधर उधर घूमते हैं, आपको केवल इसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर सारी आपकी जो खोजें हैं पूरी हो जाएंगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो दोस्तों बस आप लोगों को हमारा साथ देना है इस रूप में, ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए। क्वेश्चन है रियल वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका कि सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, कि हम भाई इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने वाले हैं। कैसे दोस्तों, अब सबसे पहले आप ये देखिए e की पावर z है, जहां z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सिंपल मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, जहां हमारा e की पावर z है, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना सीखिए सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, इसे e की पावर x प्लस आई वाई लिखूंगा, आप जानते हैं, और इसे मैं ब्रेक करूंगा e की पावर x ऐसे, e की पावर आई वाई अलग। अब e की पावर x हमने छोड़ दे, e की पावर आई वाई होता है कोस y प्लस आई साइन y। ये दोस्तों आयलर साहब ने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भाई e की पावर आई थीटा जो है, e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा का मान होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये होता क्यों है दोस्तों, अगर आप इसको जानना चाह रहे हैं तो आप इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। यदि आप इन दोनों एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे और फिर कंबाइन करेंगे तो आपको e की पावर x का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और प्यार से उसे हम e की पावर आई थीटा बोल सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ आ जाइए, यदि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो जाएगा e की पावर x कोस y प्लस e की पावर x आई साइन वाई। अब मुझसे अगर ये पूछ रहा है फाइंड द रियल पार्ट, तो दोस्तों सिंपल, अगर मैं उससे कहेगा रियल पार्ट बताइए e की पावर z का, तो विदाउट आई वाला पोर्शन मैं कह दूंगा e की पावर x कोस y। और यदि बोलता है इमेजिनरी पार्ट बताइए e की पावर z का, तो मैं e की पावर x साइन y कह बोल दूंगा। ये दोस्तों इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी में कई बार देखने को मिला है, ये सिंपल क्वेश्चन जो है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा इस दूसरा है कि रियल वैल्यू ऑफ दिस, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 का है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। चलिए इसकी आसानी या ये कितना आसान है इसको करने से पता लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन है आपका e की पावर साइन x प्लस आई वाई। तो दोस्तों ये होता, अब मैं साइन का फॉर्मूला करूंगा साइन a प्लस बी का, तो साइन a इंटू कोस बी, बी के स्थान पर दोस्तों आई वाई है, प्लस कोस a इंटू साइन बी। अब मैं आपसे एक बात और चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए साइन आई एक्स क्या होता है और कोस आई एक्स क्या होता है। दोस्तों अगर आपने ये चीज पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताना चाहता हूं। दोस्तों एक होता है सिंपल सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन कौन से होते हैं, सामान्य आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हैं, जैसे साइन थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, ये कोट थीटा हुआ, सेक थीटा हुआ और कोसेक थीटा हुआ। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं दोस्तों। और यदि हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें, हाइपरबोलिक फंक्शन, तो दोस्तों अब आपको मैं हाइपरबोलिक फंक्शन समझाने से पहले मैं इसका एक रूप समझाना चाहता हूं। दोस्तों ये जो है ये फंक्शन आपका इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। कैसे, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि भाई e की पावर आई थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू मिलेगी कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यदि मैं इन दोनों फंक्शन को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो दोस्तों ये माइनस करा, ये माइनस करा, ये प्लस हो गया। इसे माइनस करूंगा तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बराबर 2i साइन थीटा देखने को मिलेगा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू देखने को मिलेगी e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बटे आई, सॉरी 2i। अब आप यदि देख पा रहे हैं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन है इसमें आई फंस गए दोस्तों। यदि इन आई को मैं एलिमिनेट कर दूं तो आई को एलिमिनेट करने के बाद एक फंक्शन बचता है। क्या बचता है, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये बचेगा e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बटे 2। और ये जो फंक्शन है यही हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है। किस तरीके से, इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन जो होगा e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स बटे 2 होगा। और सिंपली अगर मैं कोस हाइपरबोलिक एक्स की बात करूंगा तो ये होगा e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे 2। तो दोस्तों आपको ये नॉलेज पेपर में लेकर बिल्कुल नहीं जाने, मैं इसको पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं सिंपली आपको यहाँ पर एक रिलेशन दिखाना चाहता हूँ साइन आई एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों हम सिर्फ साइन आई एक्स की वैल्यू देखेंगे, बाकी हम डायरेक्ट याद रखेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप पेपर में उसको याद करके जाएंगे। कैसे, अगर मैं बात करूंगा साइन आई एक्स की, तो मैंने अभी पढ़ा कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो e की पावर आई एक्स
माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स बटे 2 आई होती है। तो दोस्तों अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, ई की पावर आई, एक्स की जगह आई एक्स है यहाँ पर, माइनस ई की पावर माइनस आई, एक्स की जगह आई एक्स है, बटे 2 आई। अब आप सोचेंगे ई की पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स बटे 2 आई मिला। अगर ऊपर बात करेंगे तो ई की पावर माइनस, ये आपका दोस्तों आई स्क्वायर है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पर आई स्क्वायर है। तो दोस्तों आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस का 1, तो माइनस का एक्स आया, यहाँ पर ये आ गया प्लस का एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स बटे 2 आई। अगर मैं यहाँ पर आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये मिलेगा आई बटे आई स्क्वायर, और ये मिला आपका ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स बटे 2। अब दोस्तों ई की पावर आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस अगर अंदर लेके जाऊंगा ये मुझे मिलेगा आई बाहर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे 2। अब आप बताएंगे ये क्या है, ये मैंने अभी पढ़ा है कि ये है आई हमारा बाहर ऐसी, और ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो सिंपली मुझे ये पता लग गया कि भाई ये साइन आई एक्स जो है ये कुछ नहीं होता, ये होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो दोस्तों आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, बस ये जो पोर्शन है कुछ याद नहीं रखना, तो मैं इसको दोस्तों इसलिए रफ कर रहा हूं। तो आपको क्या याद रख के जाना है एग्जाम में वो डायरेक्ट समझ लीजिए कि साइन आई एक्स की वैल्यू होती है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस आई एक्स की वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसी प्रकार अगर टेन की बात करेंगे तो टेन आई एक्स होता है आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। दोस्तों ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्यों याद रखने हैं आप इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर भाई ई की पावर साइन एक्स ऐसे लिखा मैंने, ये कोस आई वाई है, तो इसका मतलब कोस आई एक्स अभी क्या पढ़ के आया हूं मैं, वेरी गुड, कोस हाइपरबोलिक एक्स पढ़ के आया हूं, तो मैं सिंपली से लिखूंगा कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस, अगर बात करूंगा यहाँ पर कोस एक्स की, और साइन आई वाई है तो इसे लिखूंगा मैं साइन हाइपरबोलिक वाई। अब दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन साइन में आई बाहर आ जाता है तो मैं आई दोस्तों यहाँ लिखने वाला हूँ। तो अब ये देखिए ये तो है हमारा यहाँ से यहाँ तक रियल पोर्शन, अगर आप देख रहे हैं इसमें आई नहीं है तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं इसे ब्रेक ब्रेक करूंगा अलग अलग, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई गुणा ई की पावर आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब दोस्तों मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा ई की पावर साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये ई की पावर आई थीटा है। अब बताइए मुझे आइलर साहब ने क्या कहा था, ई की पावर आई थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो दोस्तों अब मैं इसको सिंपली ये थीटा के स्थान पर ये रखूंगा तो ये आएगा ई की पावर यानी कि कोस थीटा, मैं इसे थीटा ही मान लो, इस सारे को दोस्तों थीटा पुट कर दिया मैंने। हम बाद में जब आंसर लगाएंगे डायरेक्ट वहां समझ जाएंगे, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमसे पूछा था इनने रियल वैल्यू, रियल का मतलब है ये वाला पोर्शन, तो आंसर आ गया ई की पावर साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। पहले इतना ही देख लेते हैं कहां मिल रहा है, तो ई की पावर साइन एक्स, देखिए ई की पावर यहाँ कोस एक्स से ये कट गया, ई की पावर साइन एक्स यहाँ भी, ई की पावर साइन एक्स यहाँ भी है, ई की पावर कोस एक्स यहाँ, तो ये भी कट गया। अब अंदर मिलेगा कोस थीटा यानी कि कोस के साथ ये वाला पोर्शन, तो यहाँ कोस के साथ है, देखो यहाँ साइन के साथ है तो ये भी कट गया, तो 3 कट गया 1 बचा, इसलिए आंसर ये करेक्ट है। अगर आप पूरा भी देखेंगे तो पूरा भी आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों आप जब एग्जाम में बैठेंगे कोशिश करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपका ब्रेक में होने के साथ साथ आंसर देना शुरू कर दे तो आप ऑप्शन पर निगाह मारनी शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आने से पहले ही 3 ऑप्शन कट जाते हैं, और अगर 3 ऑप्शन कट गए तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारा पेप क्वेश्चन हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन करने की हमें जरूरत होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था ये पीजीटी 21 का है, और ये भी पीजीटी 21 का है दोस्तों। और ये क्या है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है और हाइपरबोलिक फंक्शन का ही है। किस तरीके करेंगे भाई, मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, इनमें से एक बतानी है। तो मैं इसकी वैल्यू निकालकर मैं जानता हूँ ये होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे 2, बिल्कुल अभी मैं पढ़ के आया हूँ। तो मैं सिंपली इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा। चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। भाई हमें बताया कि x बराबर लोग सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो दोस्तों अगर यहाँ इसे इधर ले जाऊं तो e की पावर x बराबर मुझे मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब मुझे बताइए e की पावर माइनस एक्स का वैल्यू, आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वेरी गुड। और दोस्तों मैं अगर इसे सिंपली ऐड कर दूं तो यहाँ मुझे मिलेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर 2 सेक थीटा, और अगर 2 से भाग कर दो तो मुझे मिलेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे 2 बराबर सेक थीटा। और यही वैल्यू मुझे निकालनी थी, ये क्या है, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स है, इसका मतलब आंसर हमारा सेक थीटा करेक्ट है। तो इसलिए आंसर दोस्तों हमारा डी करेक्ट है। दोस्तों देखिए बेहतर तैयारी के लिए
आपके मस्तिष्क का बेहतर होना अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम 2 महीने में निकल जाए, ये आपका वर्तमान में दोस्तों अभी 2 महीने से ज्यादा समय है अगर आप इसकी बात करेंगे टीजीटी की। और अगर आप पीजीटी की बात करेंगे तो अगर डेट इन्होंने एक्सटेंड नहीं करी तो लगभग लगभग अभी भी आपको 1 महीने का समय दोस्तों देखने को मिलेगा। यदि आप वर्तमान में इसी पद को 1 महीने में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारिए। सुबह उठकर आप आधे घंटे रनिंग जरूर कीजिए। यदि आपने आधे घंटा रनिंग की तो आपके जो न्यूरॉन्स है वो ज्यादा एक्टिवेट होंगे और ज्यादा काम करेंगे और आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप मेरे कहने से सिर्फ 3 से 4 दिन आप सुबह उठकर रनिंग कीजिए और एक अस्वस्थ माइंड के साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। और 1 महीना दोस्तों आप हमारे क्वेश्चंस के साथ साथ जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा दे आप उतना करके जाइए और पेपर में देखिए आपको कितना देखने को मिलता है। तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ना ले जाए तो आप हमें बताना कि भैया आप झूठ बोल रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ मूव कर जाते हैं। इन ए गिवन इक्वेशन दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है और मैं जानता हूं अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है ये डायरेक्टली 2 tan इनवर्स ए होता है। इसी प्रकार ये 2 tan इनवर्स बी है दोस्तों, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये अगर 2 से 2 काट दिया जाए तो ये बचेगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स एक्स। और ये क्या है भाई, ये है tan इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी बराबर tan इनवर्स x। tan से tan खत्म तो x का मान आ गया a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। इसी प्रकार आंसर दोस्तों बी करेक्ट है। देखिए टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, सोचिए कितना समय लगा होगा पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे दोस्तों जिन्होंने प्रैक्टिस कम करी है तो मैं कहूंगा उनके लिए भी इसका एक समाधान है, लेकिन उनके लिए समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आप दो बातें हैं, या तो समय ज्यादा ले लीजिए या आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर दीजिए। दोस्तों परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आपने आज अच्छी प्रैक्टिस करी है तो निश्चित रूप से आपको पेपर में उसका लाभ होने वाला है। बाबर अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हुए कहता था कि यदि अभ्यास क्षेत्र में जितना ज्यादा पसीना बहा लिया जाएगा युद्ध क्षेत्र में उतना ही लहू कम बहाया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अभ्यास क्षेत्र में हैं तो आप जितना ज्यादा आज पसीना बहा लेंगे जब आप एग्जाम में जाके बैठेंगे निश्चित रूप में आपको दोस्तों वहां पर लहू बहाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप यही प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ कीजिए, इतनी प्रैक्टिस की कराएंगे हम आपको कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों यदि आप इस मेथड का उपयोग नहीं करना चाहते, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं सोचूंगा कि यार ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है जो यहाँ पर रखने पर कुछ वैल्यू दे सकता है। तो मैं जानता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है। आप में से कोई बताया क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मेरे लिखने से पहले लिख दीजिए। ये होता है दोस्तों cos 2 थीटा। वेरी गुड। और अगर आप बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे फॉर्मूले लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। देखिए कैसे, ए का दोस्तों मैंने मान रखा tan इनवर्स, सॉरी ए का मान लिखा मैंने tan ए और बी का मान इसी प्रकार लिख दिया मैंने tan बी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये मुझे मिलने वाला है दोस्तों cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बी बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बी। अब मेरे दोस्तों ये डायरेक्टली कोस 2a मैंने यहाँ पर पढ़ाया है आपको, कोस से कोस खत्म तो यहाँ बचा 2a माइनस 2b। अब इधर भी 2 है तो 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू आएगी tan इनवर्स a और यहाँ से b की वैल्यू मिलने वाली है tan इनवर्स b। अब दोस्तों सिंपली मैं क्या पुट करने वाला था भाई, इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू है 2 tan इनवर्स x के बराबर। भाई यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी तो ये 2a आ गया, 2b बराबर 2 tan इनवर्स x। अगर मैं 2 से वो डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा a माइनस बी बराबर tan इनवर्स x। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर tan इनवर्स a, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। तो दोस्तों सिंपल ये वही बन गया जो आप चाह रहे थे और x का मान यहाँ से निकल कर यही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। इस पीपीटी में 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतना काम देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि 80 क्वेश्चन कराए गए हैं निश्चित रूप से, और 80 क्वेश्चन भी हम डिटेल में कराएंगे और आपको एग्जाम के लिए बेहतर बनाने के लिए जितने पॉइंट हम डिलीवर कर सकते हैं उतने पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप बस आपको इतना करना है कि आप इन वीडियोस को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए, जो भी आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं सबके साथ इनको साझा कीजिए ताकि दोस्तों हमें भी इनका बेनिफिट जरूर मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। दोस्तों सबसे पहले चीज ये बताइए व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है वो छोटे से छोटा मान जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइन होता हो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर साइन है तो आप जानते हैं साइन दोस्तों
यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी वो उसका उतना ही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे, अगर आप देख रहे हैं तो मैं जानता हूं भाई साइन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए। तो अगर मैं यहाँ जीरो मान लूं तो जीरो से इधर 90 चला गया तो सारे प्लस की वैल्यू आ गई, और अगर जीरो से इधर देखूंगा तो सारे नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि उत्तर जो हम दें जीरो से 90 तक और जीरो से -90 तक उत्तर दें। तो अब मैं देख रहा हूँ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जीरो से 90 और जीरो से -90 के बीच में कौन सा उत्तर है। देखिए ये 90 से बड़ा है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो वैल्यू है ये 120 डिग्री की वैल्यू है। 120 का मतलब है कि कहीं ना कहीं 60 डिग्री की वैल्यू। अब 60 कहां पर है भाई, ये 60 है तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये 90, ये 45, ये नहीं हो सकता। तो आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। लेकिन यार ये तो हमने बस एटेंडम नहीं लगा दिया, समझाया तो आपने कुछ नहीं। तो दोस्तों समझाने के लिए आप समझ लीजिए, अगर अब मैं यहाँ देख रहा हूं तो ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि यार ये जो वैल्यू है ये क्या है। मैं जानता हूँ ये वैल्यू √3/2 होती है और ये प्लस की वैल्यू है। तो आप समझ लीजिए √3/2 प्लस का मान होता है यहाँ भी और यहाँ भी। ये दोनों जगह दोस्तों प्लस की वैल्यू है भाई, यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस की वैल्यू है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ भी प्लस की वैल्यू, यहाँ भी प्लस की वैल्यू, तो मैं यहाँ लू या यहाँ लू, तो मैं कहूंगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो वो हम लेंगे दोस्तों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो के नजदीक कौन सी है, जीरो। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये तो बहुत दूर हो गया, तो जीरो के नजदीक दोस्तों ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर देखूंगा मैं √3/2 साइन में किसका मान होता है, और वो होता है 60 का मान, 60 का मान। तो इसलिए आंसर दोस्तों मैंने π/3 लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू अगर कोस की बात करेंगे तो आप जानते हैं कोस में ये प्लस होता है और एक ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो अब मैं देखूंगा अगर मैं इधर जाऊंगा तो भी मेरे प्लस मिलेगा, इधर जाऊंगा तो भी प्लस मिलेगा, तो मुझे एक स्किप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर वाला छोड़ दूंगा। तो मैं एक माइनस वाला लेने के लिए मैं पूरा ऐसे चला जाऊंगा। तो जीरो से पाई के बीच में कोस की प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आती है। तो जब आप कोस की प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उत्तर देंगे या सेकंड क्वाड्रेंट में उत्तर देंगे। आपको जहां अच्छा लगे वहां पर इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ें और फिर इसका आंसर दें। मैं उम्मीद करूंगा आपने इसका आंसर दिया होगा। यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है और इसके माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को 2 से 3 चीज और एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद एम। देखिए इन्होंने कहा है कि भाई पोस्टमैन के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे। शब्द भी दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो है कि कितने शब्द बनेंगे, दूसरा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो आपके सिलेबस में केवल शब्द निकालना आता है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं आते। और दोस्तों अर्थपूर्ण शब्द निकालने के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा ज्ञान होना जरूरी है, और ना तो वो टीजीटी का हिस्सा है ना वो पीजीटी का हिस्सा है। टीजीटी और पीजीटी सरकार का हम पे एहसान है कि उसने सिर्फ इतना लिख रखा है कि भाई तू केवल वर्ड्स बता दे कितने होंगे, अर्थपूर्ण होंगे अर्थहीन होंगे वो खुद जाने। तो हमारा मकसद है सिर्फ शब्द बताना, हमारा ये मकसद देखना नहीं है कि अर्थपूर्ण है या अर्थहीन है। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है भाई, पोस्टमैन के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे जहां टी आरंभ में, टी फिक्स है शुरू में, और एम अंत में, एम भी फिक्स है अंत में। दोस्तों सबसे पहले गिनते हैं कितने इसमें लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं जिनमें एक तो टी फिक्स कर दिया हमने, टी भी फिक्स कर दिया और एम भी फिक्स कर दिया। तो हमारे पास कितने लेटर बचे दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 लेटर बचे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर हैं। इनको दोस्तों मुझे फिल करना है। इन्हें फिल करने का तरीका देखिए आप, ये बताइए अगर मैं इसकी बात करूंगा इसमें कौन कौन सा अक्षर भर सकता हूं भाई, इन पांचों में से मैं कोई सा फिल कर सकता हूं। तो इस बक्से को भरने के तरीके हैं 5। अब इसमें मैंने एक अक्षर भर दिया तो यहाँ पर 4 अक्षर बचे, तो इस बक्से को भरने के तरीके हैं 4, और यहाँ पर बचे 3 अक्षर, और यहाँ बचे 2 भरने के तरीके, और यहाँ इसी प्रकार बचा 1 तरीका। तो इस प्रकार अगर कुल तरीके की बात करेंगे तो मैं इनकी गुणा लगाऊंगा। गुणा क्यों लगाऊंगा, मैं इस चीज को आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों उदाहरण समझेंगे मैं क्या देना चाह रहा हूँ। सपोज कीजिए भाई हम पटना से मंडी गए, पटना से मंडी जाने के हैं 3 तरीके, 3 रास्ते, और फिर मंडी से आगे हापुड़ जाने के भी 3 रास्ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पटना से, दोस्तों ये पटना है, ये मंडी है और ये हापुड़ है, पटना से मंडी जाने के 3 रास्ते हैं और मंडी से हापुड़ जाने के भी 3 रास्ते हैं, तो एग्जामिनर पूछेगा पटना से हापुड़ जाने के टोटल कितने रास्ते हैं। तो मैं आपको गिनकर दिखाना चाहता हूं। पहले नंबर पर बताइए, एक आदमी यहां से चला, एक रास्ता दोस्तों ये है, एक, दूसरा 2 3 रास्ते यहां मिल गए। 3 के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूंगा, एक सीधा,
2 3, टोटल 6 रास्ते हो गए अब तक। अगर अब मैं बात करूंगा यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो इसका मतलब मुझे पता लग गया टोटल 9 रास्ते हैं। 9 कैसे है भाई, यहाँ से यहाँ तक के 3 रास्ते और यहाँ से यहाँ तक के भी 3 रास्ते, तो कुल मिलाकर अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 मिलेंगे, तो इसलिए मैं गुणा करता हूँ, 3 दिया 9 रास्ते। तो दोस्तों ये एम एन थ्योरम कहलाती है। एम एन थ्योरम क्या है कि अगर एक काम एम तरीके से हो रहा है और उसके नेक्स्ट काम एन तरीके से हो रहा है, तो दोनों को एक साथ करने के तरीके होते हैं एम गुणा एन। यानी कि यदि हम एक काम को एम तरीके से करते हैं, दूसरे काम को एन तरीके से करते हैं, तो दोनों को एक साथ करने के तरीके होते हैं एम गुणा एन। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको भरने के 5 तरीके, यहाँ 4 तरीके, यहाँ 3 तरीके, यहाँ 2 तरीके, यहाँ 1 तरीके, तो एक साथ भरने के तरीके मैं सिंपल गुणा लगाऊंगा, 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120, आंसर बी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब एक बात और बताइए, एग्जामिनर अगर ये कह दे कि भाई जिनमें ना तो टी शुरू में हो ना एम बाद में हो, ऐसे कितने अक्षर होंगे, तो मैं सिंपल इसे करूंगा। मैं मुझे पता है, मैं पहले टोटल शब्द निकालूंगा, ये जो पोस्टमैन है इससे कितने शब्द बनने वाले हैं, तो पोस्टमैन में 7 अक्षर थे, तो मैं 7 बक्से बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बक्से बनाया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है इस बक्से को भरने के तरीके हैं 7, क्योंकि 7 में से कोई सा फिल कर सकता हूँ। इसे भरने के तरीके 6, इसे भरने के तरीके 5, इसे 4, इसे 3, इसे 2 और इसे 1, तो टोटल तरीके हो गए 7 6। आप इस तरह से लगाइए दोस्तों, भाई 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्का 120 छिक्का 720 सत्ते 5040, तो कुल मिलाकर 5040 वर्ड बनेंगे पोस्टमैन से, जिसमें 120 वर्ड ऐसे थे जिनमें पी शुरू में टी शुरू में था एम बाद में था। अगर उन्हें हटा दूं तो दोस्तों 4920 वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनमें ना तो टी शुरू में होगा ना एम बाद में होगा। तो आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई शुरू में इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, तो कितने अक्षर बनेंगे, और यदि ऐसे कितने अक्षर बनेंगे जिनमें फिक्स नहीं हो सकते कभी, तो हम उन्हें माइनस कर देंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, और कितना आसान है, यदि आपने थोड़ा भी ट्रायंगल पढ़ा है और आपने जीएनएम पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। भाई ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बनाने के लिए दिया गया आंकड़ा है, ए भुजा 5 सेंटीमीटर, बी भुजा 7 सेंटीमीटर, साइन ए का मान 3/4। दोस्तों अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, जो दे रखा है उसी से आप क्या निकाल सकते हैं, उसी उतना ही निकाल लीजिए बस। जैसे इन्हें दे रखा है भुजा, अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा, अगर मैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए के सामने वाली भुजा को छोटे ए से प्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली भुजा को छोटे बी से, और सी के सामने वाली भुजा को छोटे सी से प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इनने कहा है कि ए का मान है 5, अगर मैं देख पा रहा हूं ये भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अगर बी की बात करूंगा ये 7 दे रखी है, और साइन ए का मान दे रखा है इसने 3/4। मुझसे वैल्यू, अब दोस्तों मैं ज्यानियम अगर देखता हूं तो मैं जानता हूं a/sin ए बराबर b/sin बी। तो इसका मतलब सिंपल ये है, भाई इतना ही डेटा मुझे पता है, इस डेटे से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस डेटे से मेरे दोस्तों मैं साइन बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं उसे निकालने की कोशिश करूंगा। ए का मान कितना है भाई 5, तो 5/sin ए, साइन ए है 3/4 यहाँ लिखकर ऊपर लिख रहा हूँ। बी का मान कितना है 7/sin बी। तो दोस्तों साइन बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी 7×21/20। अब देखिए एक पर्चा फंसता है यहाँ पर। अगर दोस्तों आपको त्रिकोणमिति का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो साइन बी है 21/20, और मैं जानता हूं साइन का मान, ज्या का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, यहाँ पर 1 से बड़ा है, जो असंभव है। इसका मतलब कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। इसका मतलब आंसर दोस्तों हमारा ओनली 1 ट्रायंगल नहीं है, 2 ट्रायंगल नहीं, इनफाइनाइट मेन ट्रायंगल नहीं, नो ट्रायंगल, आंसर डी करेक्ट है। तो दोस्तों टीजीटी 2003 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बस क्या है कि जे नियम का थोड़ा बेसिक ज्ञान आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है आपका, ये जो सब्जेक्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा समय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चैनल थोड़ा सा चल जाए, ताकि बच्चों इतने बच्चे हमसे जुड़ जाएं कि हमें पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आए, और हमें ऐसा लगे कि भाई कंटेंट हम रेलिवेंट दे रहे हैं और उन्हीं बच्चों को दे रहे हैं जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और इतने बच्चों तक पहुंच जाए कि यूपी में जो भी टीजीटी या पीजीटी मैथ से तैयारी कर रहा है वो तो कम से कम हमारे चैनल से जुड़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम दोस्तों, ये कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू, ओहो दोस्तों यदि एग्जाम को अब में आपको पता है तो आंसर दोस्तों इसका होता है सी। वेरी गुड। लेकिन यार ये तो याद वाली बात हो गई, तो मैं कहूंगा आप एग्जाम में जाएं, टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, तो सोचिए जब टीजीटी का क्वेश्चन है तो पीजीटी में भी आ सकता है।
भाई टीजीटी का क्वेश्चन है तो पीजीटी में भी आ सकता है, कंफर्म आएगा पीजीटी में भी। तो आप बस ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों ध्यान रख के जाएं। क्या क्या होते हैं इसमें? एक होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या है, एक कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या है, और एक टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या है। तो दोस्तों सिंपल आप डायरेक्ट याद रख के जाएंगे, ये होता है log x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर बात करेंगे यहाँ पर होता है log x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर इसकी बात करें होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। तो दोस्तों ये सिंपल फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रख के जाने हैं। लेकिन ये होते क्यों, मैं आपको उसका बेसिक ज्ञान देना चाहता हूँ, ताकि अगर एग्जाम में इससे संबंधित कुछ और आ जाए तो आप आसानी से कर पाए। आप दोस्तों जब एग्जाम में बैठे, सबसे पहले वाला करना चाह रहा हूँ कि भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दे रखा है, हमने माना ये जेड है, तो एक्स का मान यहाँ पर मिलेगा साइन हाइपरबोलिक जेड। तो दोस्तों ये एक्स का मान है। अगर ये एक्स का मान है, और मैं एक बात और जानता हूं, क्या आप यहां से कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू बता सकते हैं? वेरी गुड, ये होता है अंडरूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। तो दोस्तों अंडरूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड है हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये कोस हाइपरबोलिक जेड आ गया। यार ये फॉर्मूला कहां से लिखा? मैंने आपको बताया है दोस्तों, क्या बताया है कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक होता है, सिमिलरली हाइपरबोलिक फंक्शन में होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। तो दोस्तों आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, और इसको बच्चे की रेस में पढ़ते हैं। तो अगर मैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आएगा, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज करी है। और मैं जानता हूं आयलर साहब ने हमें चीख चीख कर बताया है कि भाई ई की पावर जेड होता है कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड। भाई हम सिंपल है, जब हम थीटा में याद रखते हैं तो यहाँ पर होता है ई की पावर आई थीटा। ये चूंकि रियल फंक्शन है दोस्तों, हाइपरबोलिक फंक्शंस जो होते हैं रियल फंक्शन होते हैं केवल, और वो इमेजिनरी फंक्शंस में की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आई हट जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, ई की पावर जेड, अगर मैं बात करूंगा ई की पावर जेड की, तो ई की पावर जेड बराबर आएगा कोस हाइपरबोलिक जेड। कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू है दोस्तों आपकी एक्स। तो अगर मैं देख रहा हूँ ई की पावर जेड का मान था ये एक्स प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप जेड की वैल्यू करेंगे तो यहाँ लोग में चला जाएगा, लोग एक्स प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसी प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं और इसी प्रकार इसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लगाया आपका 1/2 लोग 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। आपने याद रख के जाइए, निश्चित रूप से आपको दोस्तों एग्जाम में मत मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर एक्स माइनस 1 ऊपर ले लूंगा, एक्स प्लस 1 नीचे ले लूंगा, तो ये कोट का आ जाता है। ये किसी का भी नहीं होता दोस्तों, और ये हमारा, अगर आप देख पा रहे हैं, साइन का होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार साइन वाला फॉर्मूला है, ये हमारा किसी का नहीं, अगर माइनस बीच में होता और आप देख पा रहे हैं तो ये कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता। तो इन तीनों चीजों को आप एग्जाम में लेकर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों कह रहा एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं भी आपने वीडियो पॉज करी होगी, क्वेश्चन सोल्व भी किया होगा। चलिए अब मैं आपको एक इसका डायरेक्ट पॉइंट बताता हूं। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, दोस्तों जब भी किसी ट्रायंगल के एंगल एपी में होंगे तो याद रखिए बीच वाला कोण 60 डिग्री जरूर होगा। वेरी गुड, ये पॉइंट ध्यान रखना। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है, मैं जानता हूं एपी में तीन संख्या मानी जाती है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और मान लो ये तीनों कोण हैं, एक ए माइनस डी है, एक ए है और एक ए प्लस डी है, तो इनका योग आने वाला है दोस्तों 180 डिग्री। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये आ गया 180 डिग्री। डी से डी खत्म, तो 3a का मान आ गया 180 डिग्री, तो a का मान आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब बीच वाला कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं करना, बस आपको याद रखना है, अगर एग्जामिनर ने कहा है कि किसी ट्रायंगल में कोण ए बी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है, तुरंत कहिए कि बीच वाला कोण है 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी आ गया 60 डिग्री। आगे ने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द साइड्स बी एंड सी, बी और सी का, भैया बी अनुपात सी दे रखा है √3 अनुपात √2। दोस्तों आप अगर एग्जाम में बैठे हैं और आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान है तो मैं √2 से यहाँ भाग कर दूंगा, √3 बटे √2 अनुपात 1 आ गया ये, क्योंकि रेशियो में हम गुणा भाग कर सकते हैं, आप जानते हैं। और ये मैं इसको जानता हूँ, √3 बटे √2 किसी की वैल्यू होती है भाई क्या? भाई √3 बटे √2 तो नहीं होती, तो क्या करूं, √3 बटे 2 जरूर होती है, तो मैं √2 से और भाग कर दूंगा, तो √3 बटे 2 यहाँ पाएगा 1 बटा √2। अब मैं जानता हूँ ये 60 डिग्री होता है,
किसमें, साइन में। तो अब मैं जानता हूं कि भाई ये जे नियम के हिसाब से ये साइन बी अनुपात साइन सी है। तो बताइए अंडर दो किसकी वैल्यू है, तो साइन में वैल्यू होती है दोस्तों ये 45 डिग्री की। तो इसका मतलब ये हमारा 60 है, ये हमारा 45 है। तो ये 15 कम हुआ है, तो ये 15 ज्यादा होगा, तो ए का मान आएगा 75 डिग्री। पूछा क्या है, एंगल ए विल बी 75 डिग्री। तो इसलिए दोस्तों आंसर आप लोगों का डी करेक्ट है। और ये बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है दोस्तों। बच्चे एग्जाम में बैठ के पता नहीं इसको कैसे कैसे करेंगे, लेकिन ये सबसे इसका बिंदास तरीका है कि आप रेशियो को थोड़ा सोल्व कर लीजिए और आप जानते हो इन वैल्यूज को, आप निश्चित रूप से एग्जाम में सफल होंगे। और पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, लेवल हाई स्कूल का है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन है पीजीटी 2009 का, सेम ऑप्शन है जो पेपर में आए थे। और अगर मैं एग्जाम में बैठता तो मैं कहता ये क्वेश्चन ही गलत है, और अगर इसका आंसर आप ना भी लगाते और आरटीआई डालकर इसको आप गवर्नमेंट से जवाब लेते तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी को यूनिफॉर्मली इसका आंसर नंबर मिलने वाले थे। क्यों? क्योंकि इनने कहा है कि देखिए पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं बच्चे कैसे निकालते हैं। कोस ए बटे 2 की वैल्यू मैं जानता हूं भाई, आप जानते हैं अगर हाफ ट्रायंगल की वैल्यूज जानते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस इंटू एस माइनस ए बटे बी सी। वेरी गुड। एस क्या है भाई, एस है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो एक भुजा 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2, तीसरी 3, तो 3 2 5 और 1 6 का आधा 3। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं अगर मैं 3 यहाँ पर लगाने वाला हूं तो वैल्यू मुझे मिलेगी अंडर रूट एस। एस की वैल्यू 3 है, 3 गुणा एस में से 1 हटाऊंगा तो 3 में से 1 गया 2 बटे बी सी। बी का मतलब है 2 और इसका मतलब है 3। तो इससे हमारा 1 खत्म, तो आंसर 1 आ गया। तो हम इसे आंसर बी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आंसर तो आपने लगा दिया होगा और आप खुश भी हो गए होंगे कि भाई जब आंसर आ गया तुम इसे गलत क्यों बता रहे हो। तो मैं कहूंगा इनने कहा त्रिभुज एबीसी में। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। यहाँ पर त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग 3 बैठ रहा है और जो तीसरे के बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज ही नहीं बन सकता। जब ये त्रिभुज ही नहीं बन सकता तो इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन पीजीटी में 2009 में गलत आया था। इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता था। जिन बच्चों ने निकाल दिया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो नहीं निकाल पाए उनको एग्जाम में बैठकर आपको एक आरटीआई डालनी थी। आरटीआई डालने के बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से यूनिफॉर्मली सबको नंबर देती है इसकी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए एनपीआर बराबर है इतना। दोस्तों सिंपल है, एनपीआर होता है अगर आप बात करेंगे विन्यासों की संख्या, और एनसीआर होता है दोस्तों समूह की संख्या। और विन्यासों की संख्या तब निकलती है संख्या समूह की संख्याओं में एक समूह को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अगर वो पता लग जाए। तो इसका मतलब ये जो है एक समूह को अरेंज करने का तरीका वो होता है आर का फैक्टोरियल। और इसका मतलब डायरेक्ट ये दे रखा है। और ये 720 क्या होता है मैं जानता हूँ, ये होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। भाई 6 पंजे 30 चौके 120 दिया, 360 दूनी 720। तो इसका मतलब ये 6 का फैक्टोरियल है, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो अगर एग्जाम में बैठेंगे आप आंसर ये लगा देंगे दोस्तों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आप आसानी से हिट कर सकते थे। और दूसरा क्वेश्चन यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप करेंगे एनपीआर बराबर 720 गुणा एनसीआर। और मैं इनके फॉर्मूला ओपन करूंगा। एनपीआर होता है एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आ गया 720 गुणा ये एन का फैक्टोरियल बटे आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आप जानते हैं इससे हमारे कैंसिल हो गया, आर का फैक्टोरियल इधर आएगा तो आर का फैक्टोरियल बराबर 720 और आर का फैक्टोरियल 720 है। तो मैं जानता हूं कि भाई आर का फैक्टोरियल 720 का मतलब है 720 के फैक्टर करूंगा इस तरीके से, फिर वो मुझे मिलेगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और ये मुझे मिलने वाला है 6 का फैक्टोरियल। तो इसलिए आर का मान आ गया 6। तो दोस्तों इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। दोस्तों पीजीटी में देखिए 2 बार क्वेश्चन देखने को मिला है, 2011 में भी और 2013 में भी। इसके अलावा ये पीसीएस में भी आया है दोस्तों। पता नहीं कौन सा एग्जाम है ये पहले होते थे तो सब शायद ये इसकी खत्म हो गए हैं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर देखते 13, रियल वैल्यू ऑफ साइन। देखिए भाई सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि भाई रियल वैल्यू बताइए किसकी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, मैं चाहता हूँ वीडियो आप पोस्ट करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आंसर आने से पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखें। तो दोस्तों आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने करा होगा। मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x बटे 2। बेसिक आइडेंटिटी है दोस्तों त्रिकोणमिति की हाई स्कूल की। तो मैं इसको यहाँ पुट करने वाला हूँ 1 माइनस कोस 2x, तो डबल ऑफ एक्स प्लस आई वाई बटे 2। अगर मैं अंदर लगाऊंगा तो 1 माइनस कोस 2x प्लस 2 आई वाई आ गया बटे 2। तो 1 माइनस, अब ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या होता है मेरे साथ रिपीट कीजिए, कोस ए इंटू कोस बी 2 आई वाई माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
और अभी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के आया हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बोलने से पहले इसका जवाब दे दें कि साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस आई एक्स होता है दोस्तों कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसका मतलब कोस में आई छूट जाता है और साइन में आई रह जाता है। आपसे पूछा है यहाँ पर रियल पार्ट, इसका मतलब वो पोर्शन लेंगे जिसमें आई छूट गया हो। तो आई तो दोस्तों सिंपली कोस में छूटेगा, तो साइन वाला आप छोड़ दीजिए, हम केवल कोस वाला लेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो 1 माइनस कोस 2x इंटू कोस हाइपरबोलिक 2y बटे 2 आएगा। तो कोस वाला उत्तर है, कोस वाला दोस्तों यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो भी माइनस वाला चाहिए, यहाँ प्लस वाला, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओहो दोस्तों, आप जानते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की बात करेंगे, पता नहीं हमें यार, हम जानते नहीं है। कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है, बीच में दोस्तों माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शन नहीं है। अगर बात करेंगे इसकी, तो अगर आप ये टेन की बात कर लें, कोट की बात कर लें, पता नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो आप जानते हैं, अगर मैं बात करूंगा कि भाई मान लो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू दोस्तों कुछ है जेड, तो एक्स का मान आएगा साइन हाइपरबोलिक जेड। और मैं जानता हूं अगर मैं आई की गुणा लगा दूं तो आई एक्स का मान है आई साइन हाइपरबोलिक जेड, और ये क्या वैल्यू है? ये है साइन आई जेड, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, तो ये आई एक्स है। तो अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो आई जेड की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स आई एक्स, तो जेड की वैल्यू मिली 1 अपॉन आई इंटू साइन इनवर्स आई एक्स। तो दोस्तों अगर आई के ऊपर नीचे गुणा लगाऊंगा तो जाएगा माइनस का आई साइन इनवर्स आई एक्स, और जेड की वैल्यू ऊपर थी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में माइनस चिन्ह बाहर आता है, यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो कोस में माइनस चिन्ह नहीं आता दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। और टेन में भी माइनस आएगा बाहर, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो इसलिए आंसर दोस्तों सी करेक्ट है। आप इन दोनों को भी इसी के बेस पर सोल्व करके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन आपके समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके देखिए, आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप बाद में पता नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वीडियो पॉज कीजिए, इसकी 2 से 3 बार अभी प्रैक्टिस कीजिए और अपने नोटबुक में इसको साथ के साथ लिखिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो उससे 3 से 4 दिन पहले जो आपने अब तक हमारी वीडियो से पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है उसको एक बार में रिवाइज कर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है आर एंड आर द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन आर इज इक्वल टू। दोस्तों बेहद ज्यादा आसान। दोस्तों आप यार इस क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे पास क्या है, मैं फॉर्मूला एक नहीं जानता भाई, पर उत्तर लगाना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से मॉडिफाई करूंगा। मैं कहूंगा ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, इन्हें इनका कैसा है, मैं इस ट्रायंगल को दोस्तों मान के चल रहा हूं कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। अब मैं जानता हूं आंतरिक त्रिज्या क्या होती है भाई। अगर हम इन सर्कल की बात करेंगे जो अंदर की तरफ खिंचा हुआ है, तो उसकी रेडियस आर जो होती है वो होती है a बटे 2 अंडर रूट 3। तो अगर मैं ऊपर a रख दूं तो a 2 बटे 2 अंडर रूट 3 आएगा, 2 से 2 खत्म, तो 1 बटा अंडर रूट 3 देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब अंदर वाले की वैल्यू होगा 1 बटा अंडर रूट 3। और आप जानते हो जो बाहर वाला होता है उसकी त्रिज्या डबल होती है अंदर वाले के, तो कैपिटल आर का मान आएगा 2 बटे अंडर रूट 3। तो दोस्तों अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पर ऑप्शन में रख के देखेंगे तो आर का मान कहाँ रखने पर 1 बटा अंडर रूट 3 मिलने वाला है। अगर मैं पहले ऑप्शन में रख दूं, आर है मेरे पास 2 बटे अंडर रूट 3, साइन ए बटे 2, मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 60 का आधा होता है 30, तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2 और यहाँ भी 1 बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, तो आंसर मिलेगा 1 बटा 4 अंडर रूट 3। तो इसका मतलब आंसर वास्तव में आना चाहिए 1 बटा अंडर रूट 3। तो 1 बटा अंडर रूट 3 का मतलब अगर यहाँ से 4 की गुणा लग के 4 4 कट जाए तो 1 बटा अंडर रूट 3 बचेगा। तो इसी ऑप्शन में जहां 4 लग रहा हो, देखिए यहाँ 4 नहीं लग रहा, काट दो, यहाँ 4 लग रहा है, यहाँ 4 लग रहा है, लेकिन यहाँ कोस में है तो इस वाले को काट दो, इसलिए आंसर दोस्तों बी करेक्ट है। तो देखिए पेपर में बैठे हैं, हमें फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन हम फिर भी आंसर हिट कर पा रहे हैं। तो ये आपकी अप्रोच अगर अच्छी हो गई, ये यूनिक अप्रोच है मेरे दोस्तों, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आने वाले वक्त में आप दोस्तों पूरे भारत में, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, आचार्य चाणक्य, एक ऐसे शिक्षक जो भारत में एक सामान्य बच्चे को उन्होंने उठाया और पूरे भारत का सम्राट बना दिया। उससे पहले भारत के भिन्न भिन्न टुकड़े थे, लेकिन उसने पहले भारत का इकट्ठा करा, उसका सम्राट बना दिया। सोचिए एक शिक्षक की कितनी अहम योग्यता होती है, अहम भूमिका अदा करता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। यदि आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं
तो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों आपको देखकर पूरा भारत एक दिन सुधरने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे टीचर बने, अच्छे शिक्षक बने और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। और उसको पढ़ाने के लिए आपको पहले खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे और खुद अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, शिद्दत से पढ़ाना पड़ेगा। और जो अब तक चल रही है प्रथाएं उनको तोड़ना पड़ेगा और उन बच्चों को भी समझाना पड़ेगा ताकि वो भी अपनी मंजिल को अपने वक्त रहते जल्दी से जल्दी हासिल कर लें। तो दोस्तों मेरी आपसे अपील है कि कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ये कह रहा है पॉलीगन हैज 44 डायगोनल। मैं जानता हूं डायगोनल का फॉर्मूला सिंपल n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। 44 दे रखा है। आप यहां पर कोई सी एक वैल्यू पुट करो। मैं 11 रखना चाहूंगा तो 11 गुणा 11 में 3 गए 8/2, 2 से 4 बार 11 चौक 44, तो साइड ही भूजा है, तो इसका मतलब दोस्तों ए करेक्ट है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल। ये भाई इसकी वैल्यू बूझिए। अगर मैं जानता हूं, मैं इसको दोस्तों थोड़ी देर के लिए कोस मान लिया जाए, तो कोस में आधार बटे कर्ण होता है। ये आधार ये कर्ण, तो अगर ये एक्स है तो एक 1 आएगा, तो ये सिंपली √1 माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है। यहाँ 10 है, 10 का मतलब होता है ये बटे ही, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाल कर देगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स देगा। किसमें? कोट में। लेकिन मुझे साइन में चाहिए, तो अब सोचिए साइन का वैल्यू क्या आने वाली है। साइन होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। तो आंसर दोस्तों हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छे से लगाओ, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में या किताब में पता नहीं किस तरीके से सोल्व करके रखते हैं, लेकिन आप सिंपल जो मैंने आपको समझाया है ऐसी समझने की कोशिश कीजिए, आप पेपर में और उसे बहुत ज्यादा आगे निकलने वाले हैं। भैया क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म टेकिंग ओनली 3 डिजिट टुगेदर। भैया 3 नंबर एक साथ लेने हैं, 1 2 3 ले लिए। आउट ऑफ ये डिजिट है हमारे पास, बताइए कितने डिजिट है। अगर आप डिजिट की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो सोचिए इस बक्से को भरने के तरीके 6, इस बक्से को भरने के तरीके 5, इस बक्से को भरने के तरीके 4, क्योंकि एक यहां भर दूंगा तो एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा। टोटल तरीके हो गए 6 पंजे 30, चौक 120। आंसर भी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम और भी आगे लेकर आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले हम लगभग अपने 7 से 8 सीरीज में आपका जो टोटल सिलेबस है उसके 2 2 4 4 क्वेश्चन करा के दिखा दे, ताकि आपको एक अप्रोच का पता लग जाए कि पेपर में बैठकर हम क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों हमारी आज की इस पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लग रही होगी ये सीरीज। मैक्लूरिन एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x। दोस्तों tan इनवर्स x का होता है अल्टरनेट टर्म पर। अल्टरनेट का मतलब पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और दूसरा इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, नो फैक्टोरियल। आपको ये बात ध्यान रखनी है। सीरीज क्या है वो बाद की बात है। अगर इन दोनों बेसिक ज्ञान से हमने आंसर लगा दिया तो हम कर पाएंगे। मेरे दोस्तों ये जो ऑप्शन है मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे, पीजीटी 2016 का पेपर उठाकर देखिए, आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का हमें ज्ञान नहीं अगर नहीं है तो भी आंसर लगाएंगे। यहाँ सारे प्लस के, इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सारे प्लस के उत्तर ये नहीं हो सकता। यहाँ एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का, इन दोनों में से एक करेक्ट है, लेकिन फैक्टोरियल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा बी करेक्ट है। और दोस्तों अगर आप एग्जाम में बैठे हैं याद रख के जा सकते हैं, तो आप ये याद रख के जाएंगे। और ये ऐसा हुआ क्यों है, आप सिंपल मैक्लूरिन की सीरीज दोस्तों ये छोटा रूप है मैक्लूरिन का। बड़ा रूप क्या है उन्होंने बताया था कि एफ एक्स जो होता है वो एफ नोट प्लस एक्स एफ डैश नोट प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश नोट प्लस एक्स की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश नोट। और सिमिलरली आगे भी ये चलता चला जाता है। ये क्या है, ये है कि आप सबसे पहले एफ नोट की वैल्यू निकालिए, फंक्शन में एक्स के स्थान में 0 पुट करिए। मैं जानता हूं tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। और फिर आप डिफरेंशियल के साथ करेंगे तो यहाँ पर एफ डैश 0 की वैल्यू बनाने वाली है, मुझे 1 मिल जाएगी। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 आएगी। आगे निकालते जाएंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो दोस्तों आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे सिलेबस का ये वाला हिस्सा नहीं है, ये दोस्तों जीआईसी का हिस्सा है। जीआईसी जब हम जीआईसी का बैच बनाएंगे वहां पर आपको इन चीजों को समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। ये है, और इनके एक पार्टनर साहब हुए हैं टेलर। दोस्तों ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने फंक्शन के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पर काम करा है। अगर आपने टेलर को समझ लिया मैक्लूरिन समझ में आ जाएगा। लेकिन टेलर जो है दोस्तों नेट जेआरएफ का हिस्सा है, ना कि ये जीआईसी या आपका इनका हिस्सा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो मतलब जो कंपटीशन आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें टेलर का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैक्लूरिन की सीरीज पर डायरेक्ट मैक्लूरिन की सीरीज tan इनवर्स x का एक्सपेंशन मिलेगा, और वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x बराबर x माइनस एक्स की घात बटे 3/3 प्लस एक्स की घात 5/5 माइनस एक्स की घात 7/7 प्लस एक्स की घात 9/9। सिमिलरली आगे भी आप देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आपका सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन आपका वो 1 सेकंड का काम
हमारे इस चैनल की ग्रोथ में और हमारी ग्रोथ में दोस्तों भूमिका अदा करेगा। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दोस्तों हमारा समर्थन जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।